कि ये जो लूटते थे अंग्रेज ऊपर से नीचे तक, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको वो हायरार्की कहते थे। और इस सिस्टम में कुछ अधिकारी हुआ करते थे लूटने में मदद करने के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहला अधिकारी जो बनाया इस देश में लूट में मदद करने के लिए, उस अधिकारी का नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी शब्द है ना कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? लूट का माल। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको हंसी आ रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा 3 साल बहस चली 1857 से 1860 तक कि इस लूट के पैसे को गांव गांव जाकर इकट्ठा कौन करे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाओ जो लूट के माल को इकट्ठा करे। तो कलेक्टर उन्होंने नियुक्त किया इस देश में। फिर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया, उसका नाम था कमिश्नर। अंग्रेजी का एक शब्द है कमीशन। कमीशन में से निकला कमिश्नर। कलेक्ट में से निकला कलेक्टर, कमीशन में से निकला कमिश्नर। माने बात बिल्कुल स्पष्ट है। कमिश्नर माने कमीशन लेकर लूट का माल इकट्ठा करने वाला कमिश्नर। और कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर होता था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर होता था, कमिश्नर होता था, चीफ कमिश्नर होता था, एडिशनल कमिश्नर होता था। ये पूरी हायरार्की अंग्रेजों ने बनाई। इसमें सबसे नीचे का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे तहसीलदार। तहसीलदार सबसे नीचे का अधिकारी, और सबसे ऊपर का अधिकारी होता था चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर के भी ऊपर। तो ये थी अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था। और इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था लूटो और अंग्रेजों को दे दो, लूट लूट के अंग्रेजों को दे दो। तो कलेक्टर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था। कमिश्नर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था। वो कमीशन ये अपनी जेब में रखते थे और लूट का पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को दिया करते थे। ये थी हमारी प्रशासन व्यवस्था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी इसके लिए बाकायदा परीक्षा लेते थे। वो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका नाम था ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें जो परीक्षा होती थी वो इस बात की कि कौन कितना लूटने की ताकत रखता है, उसको वो टेस्ट करते थे। परीक्षा लंदन में होती थी। गलती से एक भारतीय, महान भारतीय इस परीक्षा में पास हो गए। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गलती से पास हो। गलती क्या थी? नेताजी को मालूम नहीं था कि ये परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है। जब वो पास किया तब पता चला कि ये तो लूटने का सारा बिजनेस है। हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। वो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं, हर पिता का सपना है बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। तो उस जमाने में भी था, क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना। हर एक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो। ऊधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो कलेक्टर बने। लूट लूट के लाए, घर में भरे। तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था, मेरा बेटा कलेक्टर बने। और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था। वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया, चिढ़ा दिया, और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता, परीक्षा पास नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है कि नहीं बनना, नहीं बनना। तो बेटे को ये बात चुभ गई। उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफ केस उठाया, लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये 1921 की कहानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 8 महीने के अंदर परीक्षा पास की उन्होंने। और परीक्षा पास नहीं की, टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उनका 4था स्थान था, 4th पोजीशन। किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्टरी की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, अरविंदो घोष। लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी। अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था। नेताजी सुभाष का 4था स्थान था।
8 महीने में परीक्षा पास की थी और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी, इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने, यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए, और उसमें मास्टरी करी, परीक्षा में 4th पोजीशन आई, कलेक्टर हो गए। होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है। उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी, इतना लूटना है, उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा, और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, तुम जितना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट लूट के दोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पिता से ये कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता, और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है, मैं नहीं जा सकता इस नौकरी। इस्तीफा देके वापस आए, और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या किया, और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कलेक्टर की पोस्ट थी लूटने के लिए, कमिश्नर की पोस्ट थी लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी, ये था पूरा सिस्टम। अब उसी सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा 300 लाख कोटि रुपए। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर। तब बहस हुई इस भारत में आजादी के समय कि ये अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए सिस्टम बनाया, इसका क्या करें, ये जो कलेक्टर है इसका क्या करें, कमिश्नर का क्या करें, डिप्टी कलेक्टर का क्या करें, तहसीलदार का क्या करें, नायब तहसीलदार का क्या करें, एसडीएम का क्या करें। ये बहस हुई भारत में, और इस बहस को किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए, हमें लूटना नहीं है अपने देश के लोगों को, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी को भारत से हटाओ। और गांधी जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा कि अगर अंग्रेजों को रखना है तो भारत में मेहमान की तरह से रख लो, लेकिन अंग्रेजों का ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, इसको खत्म कर दो। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले अकेले एकमात्र दूसरे नेता थे उस समय, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं बापू आपकी बात से, हमें कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि नहीं चाहिए, ये हमें खत्म कर देना ही चाहिए। और इसी एक काम के लिए महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया था, क्योंकि गृह मंत्री के कंट्रोल में ये रहते हैं सारे कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि। सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाने की जो योजना थी वो ये थी कि ये बनेगा जब गृह मंत्री, तो ये तय करेगा कि ये खत्म हो, कलेक्टर कमिश्नर कानून खत्म हो। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को खत्म कराना चाहते थे गांधी जी, और लूट के सब कानूनों को खत्म कराना चाहते। ये दो नेता एक बाजू में थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, बाकी सारे नेता दूसरी बाजू में थे, और वो ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों को ही भगाना है, उनका सिस्टम नहीं भगाना, सिस्टम तो रखना है, कलेक्टर भी रखना है, कमिश्नर भी रखना है। क्यों? बात सीधी सी है कि हम भी लूटेंगे इनकी मदद से। अगर ये कलेक्टर कमिश्नर ही भाग गए तो हम कैसे लूटेंगे फिर अंग्रेजों के जाने के बाद? ये था पूरा दर्शन। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी की हत्या हो गई, तो उनकी बात कहने वाले एक नेता कम हो गए। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हार्ट अटैक आ गया 2 साल के बाद, गांधी जी के जाने के 2 साल के बाद सरदार पटेल चले गए। तो फिर इस देश में कोई नहीं बचा जो ये कहता हो कि ये कलेक्टर कमिश्नर वाली व्यवस्था हमें बदलनी है। परिणाम क्या हुआ? हमने अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेजों की व्यवस्था को रख लिया। आज भी कलेक्टर है, आज भी कमिश्नर है, आज भी डिप्टी कलेक्टर है, आज भी डिप्टी कमिश्नर है, पूरी व्यवस्था वही की वही है। अब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लूट के लिए बनाई थी, उसी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, तो आज भी वो व्यवस्था लूट ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप विकास करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं या लूटने के लिए बना रहे हैं। अंग्रेजों का स्पष्ट उद्देश्य था, भारत में विकास कुछ नहीं करना है, लूटना है। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएंगे जो अक्सर लोग मुझे करते हैं। अगर अंग्रेजों को भारत का विकास नहीं करना था तो उन्होंने रेलवे क्यों बनाई? रेल तो अंग्रेजों ने बनाई इस देश में।
आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बहस का कोट सुनाता हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंग्लैंड में उद्योग बनाने हैं और इंग्लैंड में कच्चा माल कुछ नहीं होता, तो सारा कच्चा माल भारत से लाना है। उस कच्चे माल को भारत के गांव-गांव से लाने के लिए रेल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजों ने रेल बनाई। वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए रेल बनाई। और सबसे पहली रेलवे लाइन कौन सी थी मालूम है? अहमदाबाद से मुंबई। पहले ठाणा से मुंबई बनी, उसके थोड़े ही दिन के बाद अहमदाबाद से मुंबई। और अहमदाबाद मुंबई का पूरा बेल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉटन का बेल्ट है। कापूस सबसे अच्छा इसी बेल्ट में होता है। तो अंग्रेजों को रेलवे डिब्बों में भर भर के कापूस लंदन लेके जाना होता था। तो मालगाड़ी में कापूस भरा जाता था, मुंबई में उतरता था, मुंबई में पानी के जहाज में वो कापूस भरता था, लंदन जाता था। तब लंदन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, इसके लिए रेल बनाई थी। बाद में क्या हुआ? पहले गुड्स ट्रेन चलाई, फिर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन चलाई। पैसेंजर ट्रेन का उद्देश्य ये था कि भारत में जहां जहां अंग्रेज लूटते थे वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती थी, लड़ाई होती थी, विद्रोह होता था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, अंग्रेजों की आर्मी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई हो। तो आपके लिए नहीं चलाई थी पैसेंजर ट्रेन, आर्मी के लिए चलाई थी। एक और गहरी बात कहता हूं आपसे, जब अंग्रेजों के कलेक्टर कमिश्नर गांव-गांव जाके लूटते थे तो तंत्र क्या था? अंग्रेजों ने गांव के शेतकरी को लूटने के लिए एक टैक्स लगा रखा था जिसका नाम था लैंड रेवेन्यू। लगान जिसको हम कहते हैं, मालगुजारी जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कितना था? कुछ भारत के इलाके जहां सबसे अच्छा खेती का उत्पन्न है वहां पे लैंड रेवेन्यू था 90%, 90%। कोई भी शेतकरी जो उत्पन्न करता था, गेहूं, चावल, चना, दाल, इसका 90% अंग्रेज लूटते थे शेतकरी का। 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया, 90 क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था। और गांव गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पे पहुंचाया जाता था, जहां से शिप में भर के वो गेहूं इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी, पाव रोटी बनती थी, डबल रोटी बनती थी। उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था, भारत से जाता था। तो गांव के शेतकरी से लूटना और इंग्लैंड भेजना। अब शेतकरी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था, इसके लिए नहीं देते थे, बहुत सारे शेतकरी लगान नहीं देते थे, तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे। कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकरी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए, पीटा जाए। तो कोड़े से मारते थे, लेशेस, जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी। और किसी भी शेतकरी को 100 कोड़े मारते थे, 5 कोड़े खाते खाते शेतकरी मर जाता है। ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो। तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस का काम क्या? लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके। इसके लिए पुलिस बनाई। और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया, इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं। पूरे कानून का एक ही मतलब है, पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको डंडे से पीट सकता है क्योंकि डंडा उसके हाथ में है, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में। और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया, वर्णन किया, तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है।
कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है, कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है, भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहें लूटें, पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोग इन लूटखोर पुढ़ारियों को, अधिकारियों को हमेशा मिलता है। और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कानून ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है, मैं आपसे ये कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं, जेब काटूं, आपके घर में जाके डकैती डालूं, आप क्या करोगे? पकड़ के पुलिस को दे दोगे। लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में तो क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं, वो कानूनन है। ऐसे में जेब काटूंगा, आप हल्ला मचाओगे, चिल्लाओगे, मेरी जेब क्यों काटी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का, तब क्या करोगे आप? और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी, तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना देना इससे। सारे पुढ़ारी यही कहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं। अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब कानून लूटने के लिए तो हम क्या करें? ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए। किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वहीं लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय। तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं, तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स और एक लगाया रोड टैक्स। दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको। तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे, कमाएंगे मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो फिर वहां लूटो इनको, तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी, उद्योगपति पैसा कमाएगा, मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पे फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। 23 तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया, 23 तरह से। माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प टैक्स, ये सब मिलाकर 23 तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए, और शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू। अब 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे ये सब खत्म करो। गांधी जी बार बार ये कहते थे, अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता, वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए। अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया।
अब वही सिस्टम चल रहा है और भारत को लूट रहा है। अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को? अंग्रेजों ने तो 250 साल में 300 लाख कोटि रुपए लूटा था। आजादी के पिछले 63 साल में इस सिस्टम ने देश को अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया। अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी हैं। इस समय कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है। ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, मंत्री कहते हैं। और उसके नीचे कमिश्नर, कलेक्टर की पूरी हायरार्की खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं, क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है। ये देखने में भारतीय लगते हैं, कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं, आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है। आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया, पुढ़ारियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी। उदाहरण दो, एक काला अंग्रेज पुढ़ारी इस देश में, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना वो। ये कहानी तो आपको मालूम है, मैं तो याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं। मधु कोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज पुढ़ारी के रूप में झारखंड का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, 2 वर्ष के लिए। और वो ऐसा सीएम था जो अपक्ष था, उसकी कोई पक्ष नहीं थी, निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया। ऐसा था। अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढ़ारी सीएम बन गया। उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटि रुपए लूटा 2 वर्ष में। 5,600 कोटि 2 वर्ष में। फिर उसको पूछा गया कि तुमने अकेले ने लूटा? उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा है, मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं। क्योंकि ध्यान रखना, लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है, तभी लूट हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा, मैंने भी लूटा। तुम्हारा पैसा कहाँ है? तो उसने कहा स्विस बैंक में। तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए, तो वहां मधु कोड़ा के 8 खाते मिले। 2 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में 8 खाते हैं और उसमें 5,600 कोटि रुपए जमा हैं। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री 2 साल में 5,600 कोटि लूट सकता है, तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10 साल रह चुके, उन्होंने 50,000 कोटि तो लूटा ही होगा। इससे तो कम सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है, पर कैपिटा इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है। एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था, लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में, तो पंजाब बहुत पीछे चला गया। अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता हूं कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम 10 पुढ़ारी हैं जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कितना लूट मचाई होगी, और वो सब पक्ष के हैं, अपक्ष नहीं है एक भी। सब पक्ष के। पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना, अपक्ष वाला 5,600 कोटि लूटेगा 2 साल में, तो पक्ष वाला 2 साल में 10,000 कोटि तो लेने ही वाला है, ये तो पक्का है। तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाली, वो हमको नहीं आती। हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुढ़ारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई। तो बिना नाम लिए, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी,
महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में कई बार मंत्री बना, आज भी है। आज उस पुढारी की 25 साल में संपत्ति 72,000 कोटी की हो चुकी है। 25 साल पहले जिसके घर में 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी, आज उस पुढारी के पास मुंबई से पुणे के बीच की हजारों एकड़ जमीन है, उस अकेले पुढारी के पास। ऐसी एक पुढारी है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, और हमारे पास उसके प्रमाण है। पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले। 25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, मुख्यमंत्री हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री हुआ, आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटी की है। इसी महाराष्ट्र में एक पुढारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था, आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटी की है। और सारे भारत में ऐसे पुढारियों की संख्या 80,000 है। मैंने 3 बताए, अभी 4 बताए, एक मधु कोड़ा और बाकी ये 3। मधु कोड़ा का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमिशन मिल गई है, कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हैं। बाकी का नाम कब लेंगे? जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गई, और रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसी की आत्मा महाराष्ट्र के इन 3 पुढारियों में प्रवेश की हुई। लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं, और पूरा खानदान लूट रहा है, अकेले नहीं लूट रहे, पूरा खानदान लूटने में लगा, पूरा परिवार लूटने में लगा रखा। बेटी लूट रही है, दामाद लूट रहा है, भतीजा लूट रहा है, सब लूट रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर वक्तव्य, साहब देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो दनादन लूट रहे हैं। ये जो लूटने वाले साहब है ना, इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो 1 मिनट में 20,000 रुपए खर्च करते हैं। 1 मिनट में 20,000 रुपए पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का। ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में, इसीलिए गया कि अक्सर वहाँ पुढारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को। वहाँ जाकर मैंने कैलकुलेशन किया, मैं पूछा 1 घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी? तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आधे घंटे की पूछो, 15 मिनट की पूछो। तब कैलकुलेट करते करते 1 मिनट पे आया तो 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल। और दुख मुझे ये है कि भारत के 84 कोटी लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में। 84 कोटी लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते, और ये लूटखोर पुढारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा 20,000 रुपए। ऐसा भारत बना दिया आजादी के 63 साल। और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है? सत्ता में आओ, मंत्री बनो, लूटो, लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो, फिर मंत्री बनो, फिर लूटो, फिर पैसे खर्च करो, फिर चुनाव जीतो, फिर लूटो, फिर मंत्री बनो। एकमात्र कार्यक्रम है ये, एकमात्र। और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटेंगे कैसे? तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो, दारू की बोतल दो, 1,000 रुपए देना पड़े, 1,500, 2,000, एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ, शराब पहुंचाओ, और आप उनको साड़ियां दो, कुछ भी टेलीविजन दो, जो देना है दो, वोट ले लो, माने खरीदो वोट, ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले। और हम सब क्या कहते हैं? हमने तो ये पुढारी को चुन के दे दिया 5 साल के लिए, आप इसको करेक्ट करिए। आपने 5 साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया, चुन कर नहीं दिया। अब 5 साल वो लूटेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। और अगले 5 साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसका। और इसलिए हर पुढारी ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में, क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है।
यहाँ इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और आमदनी लाखों कोटि रुपए की। आपको कुछ लाख या कुछ कोटि रुपए कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्योग चलाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, फिर गालियां सुननी पड़ती है, ग्राहक की गालियां सुनो और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो। कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटि कुछ लक्ष रुपए कमाते हैं। इन पुढ़ारियों को तो कुछ नहीं सुनना है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मान लो मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूं तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हैं आपके। ये तो सीधे लूट लेते हैं आपसे, डोनेशन के नाम पे लूटते हैं, धमका के डरा के लूटते हैं, फोन करवाते हैं, गुंड बदमाशों से फोन आते हैं आपके पास, इतना दे दो, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे। टैक्स के रूप में तो लूटते ही हैं, गुंड टैक्स के रूप में अलग लूटते हैं। यही सारा सिस्टम चल रहा है। अब इस सिस्टम ने दुष्परिणाम क्या पैदा किया है? आजादी के 63 सालों में भारत के पुढ़ारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर जो लूटा हुआ धन है उसका अभी कैलकुलेशन किया एक बहुत बड़ी संस्था ने, उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था एकमात्र काम करने के लिए बनी है कि दुनिया के देशों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो लूटखोरी होती है, उस पर अध्ययन करना, अभ्यास करना। टैक्स जस्टिस नेटवर्क का अध्ययन भारत के बारे में क्या है? उनका कहना है 2006 के साल तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसके आगे के आंकड़े अभी तक उन्होंने खुद नहीं तैयार किए। उनका कहना है कि 2006 के साल तक भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों ने 258 लाख कोटि रुपए लूट लिया और विदेशी बैंकों में जमा कर दिए। इसमें से 72 लाख कोटि रुपए स्विस बैंक में है और बाकी बचा हुआ दुनिया के 70 देशों की बैंकों में है। ये 2006 के फिगर हैं। अब 2007 भी चला गया, 2008 भी चला गया, 2009 भी चला गया और अब 2010 आधा चला गया। तो हमारा अनुमान है कि आज की तारीख तक लगभग 300 लाख कोटि रुपए पुढ़ारी और अधिकारियों ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। अंग्रेजों ने 300 लाख कोटि रुपए लेने में 250 साल लगाए। इन काले अंग्रेजों ने 300 लाख कोटि रुपए लूटने में सिर्फ 63 साल लगाए, 63 इयर्स। तो ये तो अंग्रेजों के बाप है। और ये बेशर्म लूट को हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूं ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है।